Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains। और हमारे साथ है बहुत सारे धुरंधर टीचर्स और सभी का साथ है ज़रूरी ताकि हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर पाएं, क्योंकि टुगेदर वी कैन विन। जब हम साथ होंगे तभी हम किसी भी अच्छी चीज़ को पा पाएंगे, राइट। तो चलिए इसी अच्छी बात से शुरुआत करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ये एक पूरा वन शॉट चैप्टर रिवीजन है, इसको जरूर देखिए ताकि आप एग्जाम में और ज्यादा अच्छे नंबर लेकर आ पाए। ऑलरेडी ला पा रहे होंगे, लेकिन थोड़ा अगर वीडियो को देख लेंगे ना तो सारे के सारे टॉपिक्स और जल्दी क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से आंसर दे पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देरी किस बात की। तो अगर मैं बात करूं एसिड्स की, बेसिस की और सॉल्ट्स की, तो इन सब में सबसे कॉमन नाम तो आपने सॉल्ट का ही सुना होगा, क्योंकि आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हो। सॉल्ट क्यों डालते हो आप? सॉल्ट इसलिए डालते हो ताकि किसी भी चीज़ का टेस्ट चेंज हो जाए। तो ये तो अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि सॉल्ट डाल देने से कोई भी चीज़ जो है न्यूट्रलाइज हो जाती है या फिर उसके में कुछ अलग तरीके की केमिकल रिएक्शन हो जाती है? तो जी हाँ, ऐसा ही होता है। तो सॉल्ट के बारे में तो मैं आगे बताऊंगी। अब दूसरा वर्ड है आपका एसिड। अब एसिड कहाँ देखा है आपने? एसिड को तो बहुत सारी जगह आपने यूज़ किया है, क्लीनर की तरह आप खाते भी हैं। मैं बोलूँगी कि हर तरीके का एसिड क्या नुकसानदायक होता है? तो जी नहीं, कई एसिड्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे हमने हमारे न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स में डाइजेशन पढ़ा था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो आपके स्टमक के अंदर होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, राइट। तो कई एसिड जो है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। कुछ एसिड जो है वो हम खाते हैं, कुछ एसिड्स का हम यूज़ करते हैं, कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते। तो एसिड क्या है? तो एसिड को एक्सप्लेन करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो थोड़ा सा सॉर हो, जो थोड़ा सा खट्टा हो खाने में, वो एसिड होता है। इसके अलावा जिसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब कि जिसका पीएच कंटेंट, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो थोड़ा अनबैलेंस्ड हो, वो आपका एसिडिक नेचर का हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए जो ज़रूरी है कि एसिड क्या होता है, तो जो भी चीज़ खाने में थोड़ी खट्टी लगती है उसे हम एसिड कहते हैं। तो एसिड को आपने अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखा? तो कर्ड में, आप जो कर्ड खाते हो उसमें एसिड होता है। आप जो लेमन का यूज़ करते हो उसमें एसिड होता है, ठीक है। तो कर्ड में यूज़ होने वाला जो, या तो कर्ड के अंदर जो एसिड होता है वो होता है लैक्टिक एसिड। लेमन के अंदर जो होता है या इसके अंदर होता है साइट्रिक एसिड। इसी तरीके से जो आपकी एंट होती है ना, चींटी, उसमें भी एसिड होता है, ठीक है। तो अब ये एसिड जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह के का है, तो उस हिसाब से अपन ने उसको अलग अलग नाम दिए हुए हैं। जैसे कि कर्ड के अंदर होने वाला लैक्टिक एसिड, लेमन जूस, टोमेटो में साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड। तो जो एसिड है वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा डिपेंड करेगा कि पीएच वैल्यू क्या है, ठीक है। सो एसिड क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। द टर्म एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसरे विच मीन्स सॉर, जिसका मतलब क्या होता है? सॉर, खट्टा। तो कोई भी चीज जो कि खट्टी है उसके अंदर जरूर कहीं ना कहीं एसिड है। एसिड के कई टाइप्स हो सकते हैं, डिपेंड करेगा पीएच वैल्यू पर। द सब्सटेंस दैट टेस्ट बिटर आर कॉल्ड बेस एंड दिस नेचर इज बेसिस, ठीक है। उसका नेचर क्या होगा? उसका नेचर होगा बेसिक या फिर बेसिस नेचर का। तो जो चीज़ खट्टी होती है वो एसिड होती है और उसका नेचर एसिडिक होगा। जो चीज़ खाने में कड़वी लगे, बिटर लगे, उसको हम बेस कहते हैं। तो अभी अचानक से बेस कहाँ से आ गया? एसिड और बेस का बहुत गहरा नाता है, कैसे है आगे समझेंगे अपन। तो बेस क्या होता है? तो बेसिस का एग्जाम्पल आप अपनी डेली लाइफ में कई जगह देखते हो, जैसे कि बेकिंग सोडा जिसको अपन खाते हैं, अमोनिया, सोप, रैक्स, मतलब जितने भी आप उसको जनरली आपके जो क्लोथ वॉश करने के लिए आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हो, वो सभी बेस है। कभी आप उसको खा के देखोगे तो कड़वा सा लगेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा जो है, जो कि आप जनरली बेक करने के लिए आप केक वगैरह में डालते हो, तो ये सभी क्या है? आपके बेसिक्स नेचर के होते हैं, ये कहलाता है बेस, ठीक है। तो ये सब क्या, कैसे अपन ने इनको कैरेक्टराइज किया कि कोई चीज़ आपकी एसिडिक नेचर की है, कोई चीज़ आपकी बेसिक नेचर की है, तो उनके अंदर कितना हाइड्रोजन कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। क्लियर? So since it does not taste sour, it means that it has no acid in it and it is bitter in taste, that means कि वो base है। If you rub the solution between the finger, it feels soapy। अगर आप जैसे
बेस का सॉल्यूशन को थोड़ा सा रब करके देखोगे तो वो स्लोपी लगेगा। तो एक तो चेक ये हो गया कि अगर बिटर टेस्ट में लगे और अगर खट्टा नहीं लग रहा है और बिटर लग रहा है और रब करने पर अगर सोपी है तो इसका मतलब वो बेस है। Generally, substances like these which are bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases and the nature of substance is said to be basic। ठीक है, और उस नेचर को क्या कहते हैं अपन? बेसिक नेचर कहते हैं। तो एसिड समझ गए और बेस समझ गए कि एसिड क्या है और बेस क्या है। ठीक है, सो जैसा मैंने कहा था कि बहुत सारे तरीके के एसिड्स होते हैं, तो कौन कौन से तरीके के होते हैं ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो भाई एसिड को डिपेंड करता है क्या पीएच वैल्यू हो, उसके अकॉर्डिंग एसिटिक एसिड होता है जो विनेगर में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड्स है जो कि एंट स्टिंग में, मतलब जो एंट होती है आपकी उसमें होता है। साइट्रिक एसिड जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि ऑरेंज, लेमन, मतलब जो खट्टे फ्रूट होते हैं उन सभी में साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड जो है वो कर्ड में होता है। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड जो है स्पिनच में होता है, मतलब स्पिनच में आप सोचिए एसिड होता है ऑक्जेलिक एसिड। एब्जॉर्बिक एसिड जो होता है, एसॉर्बिक एसिड जो है जो विटामिन सी देता है, दैट जनरली वो होता है साइट्रस फ्रूट और आंवला में। टार्ट्रिक एसिड जो है वो होता है टैमरिन, ग्रेप्स और अनरिप मैंगोस। तो इन सभी में क्या होता है? इन सभी में टार्ट्रिक एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर में है, मतलब ये बेसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड वर्ड यूज़ हो जाए ना दैट मीन्स कि वो बेस है। यहाँ पर अपन ने सारे एसिड्स के नाम देखे, यहाँ पे देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में होता है। ठीक है, इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर में, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इन सभी में क्या है? ये सब बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ट है इसको बताने का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट था कि आपको कुछ नाम पता चल पाए कि हाँ कोई चीज़ एसिडिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और बेसिक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये लिस्ट से समझ में आ चुका है। एसिड क्या होता है ये समझ लिए हैं हम, जो खाने में खट्टा हो, ठीक है, उसे हम एसिड्स कहते हैं। और जो खाने में बिटर टेस्ट के होते हैं, छूने में सोपी होते हैं, वो हमारे बेसिस होते हैं। एसिड और बेस के बारे में कहानी समझ में आई। इसके अलावा हमने टाइप समझ लिए हैं बेसिस के, मतलब और ये समझ लिया कि बेस कहाँ कहाँ होता है, बेसिक नेचर की कौन कौन सी चीज़ें और एसिडिक नेचर की कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब क्या होता है कि हर बार अपन हर चीज़ को टेस्ट करके नहीं देख सकते। ठीक है, जैसे कि किसी आपने को पता करना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो फिर उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब जैसे कि आप गाड़ियों में इंडिकेटर यूज़ करते हो किसी को रास्ता बताने के लिए या ये बताने के लिए कि मैं लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ या राइट टर्न ले रहा हूँ, उसी तरीके से इंडिकेटर यहाँ पर ये काम करते हैं, बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। अब इंडिकेटर्स कितने टाइप के हो सकते हैं? तो इंडिकेटर आप पढ़ोगे, इंडिकेटर नेचुरल भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं, मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर जो कि मदर अर्थ से हमें मिले हैं, जैसे कि आपका टर्मरिक जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। इसके अलावा चाइना रोज और लिटमस, ये सभी आपके नेचुरल इंडिकेटर हैं। और फिनोल्फ्थलीन हो गया और बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अभी केमिकल नेम्स पढ़ेंगे, ये सारे आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं, जिनके हेल्प से हम ये पता करते हैं कि हमारा जो मटेरियल आपको दिया हुआ है वो एसिड नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का। तो इंडिकेटर समझ गए। तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, ये चीज़ टेस्ट करने के लिए कि कोई चीज़ एसिडिक नेचर की है या बेसिक नेचर की है, हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। वो सब्सटेंस जो कि एसिडिक और बेसिक नेचर का पता लगाते हैं उन्हीं को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। द इंडिकेटर कैसे बताते हैं अब ये कि कोई चीज़ बेसिक नेचर की है या एसिडिक नेचर की है? तो जब अपन ऐसे इंडिकेटर में एसिड को डालेंगे, एसिडिक चीज़ को डालेंगे या बेसिक चीज़ को डालते हैं तो वो अलग अलग कलर देते हैं। एसिड के केस में कुछ अलग कलर देगा और बेस के केस में कुछ अलग कलर देगा, तो जिससे अपन समझ जाएंगे कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। द इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू द सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस। ये इंडिकेटर अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जैसे ही हम उसे एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस में डालते हैं। टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स एटसेट्रा, जिसको अपन गुड़हल कहते हैं, आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स। ये सभी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद
अपन पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ लेते हैं कि चाइना रोज किस तरह से काम करता है। चाइना रोज कन्वर्ट एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक, ये याद रखना है आपको, है ना, क्योंकि आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछा जा सकता है कि अगर चाइना रोज का सॉल्यूशन है, चाइना रोज का वाटर है, तो वो किस कलर एसिडिक सॉल्यूशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। तो वो ऑलरेडी पिंक कलर का होता है, लेकिन अगर आपने उसमें एसिडिक कंटेंट डाल दिया, जैसे आपने लेमन ड्रॉप्स डाल दिए, तो वो क्या हो जाएगा, और डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, कि जब आप चाइना रोज में एसिडिक कंटेंट डालोगे तो आपको कौन सा कलर मिलता है, डार्क कलर मिलता है, और जब बेसिक सॉल्यूशन को डालोगे तो ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है। एंड हैज नो कलर चेंज फॉर द न्यूट्रल सॉल्यूशन। और ऐसे भी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि ना एसिडिक नेचर की होती है ना बेसिक नेचर की होती है, दैट मीन्स कि वो न्यूट्रल हो, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में कोई कलर चेंज नहीं होगा। न्यूट्रल के लिए अपन पानी का एग्जांपल ले सकते हैं, तो अगर आप पानी डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने वाटर लेमन जूस डाल दिया तो वो डार्क पिंक कलर का बन जाएगा। डिटर्जेंट डाल दोगे तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। दैट मीन्स एसिड के लिए डार्क पिंक कलर शो करता है और बेसिक के लिए ग्रीन कलर शो करता है, ठीक है। चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर एंड इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि एसिडिक या बेसिक नेचर पता करने के लिए यूज किया जाता है। देन आता है आपके पास लिटमस। अब लिटमस के बारे में अपन इतना नहीं जानते, ये एक तरीके का नेचुरल डाई होता है, ठीक है। ये लिटमस का प्लांट है, आप देख सकते हो छोटा सा। तो द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीकन्स। इट हैज़ अ माउव पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इसमें अगर अपन डिस्टिल्ड वाटर में अगर आप मिलाओगे इसको तो ये पर्पल कलर देता है, ठीक है। अब जब आप इसको एसिडिक में दोगे तो इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू, ठीक है। क्या करता है ये, अगर आपने इसको डायरेक्ट आप तोड़ करके लाए और आपने इसको डिस्टिल्ड वाटर में मिला दिया तो ये पर्पल कलर का हो जाएगा। जैसे ही आप उसको एसिड कंटेंट डालोगे उसके अंदर तो आपको ये रेड कलर देगा, और जब आप क्या करोगे इसमें बेसिक कंटेंट डालोगे तो ये ब्लू कलर देगा, ठीक है। ये जो लिटमस है इसकी हेल्प से एक लिटमस पेपर भी बनाया जाता है, जो कि आपको नॉर्मली किसी स्टेशनरी पर मिल जाएगा। तो आप वो लिटमस पेपर खरीद करके लाइए। आप जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाओगे उस पर एसिडिक सॉल्यूशन डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। रेड पर डालोगे तो रेड ही रहेगा, क्योंकि वो रेड कलर इंडिकेट करता है एसिडिक के लिए। तो अगर आप ब्लू कलर से रेड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप एसिडिक कंटेंट उस पर डाले हो। जब आप बेसिक कंटेंट डालोगे और रेड ब्लू हो जाए, दैट मीन्स कि वो बेसिक कंटेंट इंडिकेट करेगा, ठीक है। सो इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। तो ये किस किस फॉर्म में मिलता है, ये आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी मिल जाता है और पेपर के फॉर्म में भी, ठीक है। जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये दो कलर में आपको जनरली मिलेगा, एक तो रेड लिटमस पेपर और एक ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है, क्या है, रेड लिटमस पेपर, तो अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या मिलेगा, एसिड अगर है, एसिडिक सॉल्यूशन है तो आपको वो रेड कलर ही इंडिकेट करके देगा। लेकिन अगर आपने बेसिक सॉल्यूशन लिया हुआ है तो आपको वो ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने ब्लू लिटमस पेपर लिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा ये कई जगह पूछा गया है इसलिए मैं लिख करके बता रही हूँ। अगर ब्लू लिटमस पेपर है और अगर आपने उसमें एसिडिक कंटेंट डाला तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, रेड में, और अगर आपने उसको बेसिक डाला तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। आई बात समझ में, मतलब कोई चेंज नहीं समझ में आएगा। अगर एसिडिक डालते हो रेड पर, चेंज देखना है तो आप उसमें ब्लू कलर का लिटमस पेपर लाओ तो वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह के ये जो मैंने आपको लिख कर दिया, इससे आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि क्या चेंजेस होते हैं एसिडिक में और बेसिक में, ठीक है। सो जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो रेड और ब्लू लिटमस पेपर से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नेचुरल कलर कौन सा देता है डिस्टिल्ड वाटर में, पर्पल। लेकिन अगर पर्पल कलर में भी आपने लेमन ड्रॉप्स डाल दिए तो वो रेड कलर देना शुरू कर देगा। क्लियर, चलिए, तो ये हो गया आपका सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर लिटमस। एक और देख लेते हैं भाई, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक जो है वो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है। अब भाई टर्मरिक के तो आपने कई बार एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे खाते खाते कोई ऐसी चीज़ आपके कपड़ों पे गिर गई जिसमें टर्मरिक था। अब आप डायरेक्टली आप गए डरते हुए कि भाई मम्मा डांटेगी, तो आपने उसको सोप से धो दिया। तो सोप में क्या है, डिटर्जेंट है जो कि बेसिस नेचर का है। तो जैसे ही आप उस पर सोप डालते हो तो कौन सा कलर बन जाता है, डार्क ऑरेंज कलर या रेड कलर मिलता है, ठीक है। तो टर्मरिक क्या है, टर्मरिक इज यूज्ड एज द नेचुरल इंडिकेटर। इट इज एडेड टू द सॉल्यूशन टू डिटरमाइन इट्स एसिडिटी एंड बेसिसिटी, कि ये सॉल्यूशन में एसिडिटी और बेसिडिटी को बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है।
द टर्मरिक इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज येलो इन कलर। टर्मरिक खुद एसिडिक नेचर का होता है, खुद येलो कलर का होता है। व्हेन टर्मरिक पेस्ट इज एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन द येलो कलर चेंजेस टू रेड कलर ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये खुद एसिड नेचर का है, ठीक है। तो जब आप इसमें एसिड को डालोगे ना तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं लगेगा, आपको वैसे का वैसे ही कलर दिखेगा। लेकिन जब आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि एसिड और बेस को मिला देने से वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें एसिड डालोगे तो टर्मरिक के अंदर एक नेचुरल एसिड होता है जिस वजह से वो कलर चेंज नहीं करेगा एसिड डालने पर, लेकिन जैसे ही आपने उसमें डिटर्जेंट डाला तो वो रेड कलर देना शुरू कर देगी। आई बात समझ में? तो 3 तरीके के नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में आपको पढ़ना था। पहला था आपका टर्मरिक, टर्मरिक के अलावा आपका चाइना रोज, चाइना रोज के अलावा लिटमस। तो इन तीनों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कौन सी चीज क्या कलर देगी ये बस आपको बात याद रखनी है। चाइना रोज में अगर चाइना रोज लाइट पिंक कलर का होता है, अगर एसिड डाल दिया तो डार्क पिंक हो जाएगा और बेस डालोगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। लिटमस पेपर रेड और ब्लू कलर का होता है। रेड लिटमस पेपर को अगर आपने रेड में अगर आप एसिडिक कंटेंट डालते हो तो वो रेड ही दिखेगा, और अगर आप बेसिक कंटेंट डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। तो मतलब लिटमस पेपर रेड से ब्लू कन्वर्ट करता है बेस के लिए और ब्लू से रेड कन्वर्ट करता है एसिड के लिए। टर्मरिक के साथ क्या है, टर्मरिक खुद एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए जब आप उसमें एसिड डालते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप उसमें बेस डालते हो तो वो रेड कलर देता है, क्योंकि वहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है और हम समझ जाते हैं कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक नेचर की है। क्लियर? चलिए, तो यहाँ से भाई इंडिकेटर्स की कहानी तो हमें समझ में आ गई कि चाइना रोज कैसा होता है और आपका ये लिटमस और ये। अब आते हैं अपन सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। ये तो सारे नेचुरल थे जो कि नेचुरली मदर नेचर ने हमको दिए हुए हैं। अब कुछ आपके सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, जो कि आपका मिथाइल ऑरेंज और थाइम्बुल ब्लू। तो मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, जब न्यूट्रल रहता है मतलब ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन जब आप एसिड डालोगे तो आपको रेड कलर और बेस डालने पर येलो कलर देता है, ठीक है। थाइमिल ब्लू न्यूट्रल कंडीशन में येलो रहेगा, लेकिन अगर आप एसिड डालोगे तो रेड और बेस डालोगे तो ब्लू कलर का रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अपन फिनोल्फ्थलीन का भी यूज करते हैं एज एन इंडिकेटर्स। तो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर into red and base turn red litmus into blue. If the material is acidic, the blue litmus paper turns red. If the material is basic or alkaline, the red litmus paper turns the blue. ये लाइन इसलिए या ये जो स्लाइड इसलिए ऐड करी गई है क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये स्लाइड आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इन एसिडिक सॉल्यूशन लिटमस टर्न रेड, while in simple solution it turns blue. क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी हमने एसिड को सेपरेट पढ़ लिया, बेस को सेपरेट पढ़ लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो क्या होगा, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाता है न्यूट्रलाइज्ड और उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एसिड एंड बेस quantitatively react together to form a salt and water as product. न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें जब हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो उससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस विच फॉर्म्स वाटर। क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन है जिसमें आप जब एसिड और बेस कंटेंट को डालते हो, दैट मीन्स कि आप H प्लस और OH नेगेटिव आयंस को मिला दे रहे हो, ठीक है। ये आयंस के बारे में थोड़ी हाई क्लास में अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल याद रखिएगा कि H प्लस और OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो मिलते हैं, जिसकी वजह से पानी बन जाता है। अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज जनरली एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है, एसिड टू बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। द pH ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अगर जो न्यूट्रलाइजेशन के बाद जो सॉल्यूशन बना है उसका pH लेवल निकाला जाएगा तो वो डिपेंड करेगा कि कैसा एसिड आपने डाला है, कितना
हाई क्वालिटी का एसिड इसमें डला है जिसमें पीएच वैल्यू कितनी थी उसके हिसाब से फिर ये जो न्यूट्रलाइजेशन का जो सॉल्यूशन बना है उसका पीएच वैल्यू होती है। तो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स थे वो सभी यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। आपको बस याद रखना है कि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस क्या है ये तो आपको पता ही है। एसिड और बेस को मिला दो तो सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। सॉल्ट और वाटर बनता क्यों है? तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन के मिल जाने की वजह से पानी बन जाता है। फिर जो सॉल्यूशन बनता है उसका पीएच लेवल डिपेंड करता है कि किस तरीके का एसिड उसमें घुला हुआ है, राइट। सो इन केमिस्ट्री पीएच क्या है? तो पीएच इज स्केल यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चार्ट बना हुआ है। तो कोई चीज़ का पीएच वैल्यू अगर कम है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो कम है तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा और ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा, जैसे आप देख पा रहे हो। न्यूट्रल का नंबर जो है पीएच नंबर वो होता है 7, मतलब जो पानी है वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है क्योंकि उसका पीएच लेवल कितना होता है 7, जिसको अपन न्यूट्रल मानते हैं, ठीक है। तो 7 से जितना कम जाओगे दैट मीन्स कि एसिडिक कंटेंट उतना ज़्यादा है और 7 से जितना ऊपर जाओगे दैट मीन्स बेसिक नेचर का है। तो 6 मिल्क का होता है, मिल्क में भी एसिड कंटेंट है। ब्लैक कॉफ़ी का, टोमेटो, एप्पल जूस, लेमन जूस, गैस्ट्रिक एसिड्स, आप देख रहे हो कि इनका जो एसिडिक कंटेंट है वो कितना कितना ज़्यादा, गैस्ट्रिक एसिड्स का सबसे ज़्यादा। इसके अलावा अपन यहाँ पर देखें बेसिस का, तो बेस का मतलब क्या होता है कि जितना ज़्यादा आपका पीएच हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कंटेंट जितना ज़्यादा हो उतना कम इसमें एसिडिक कंटेंट होगा। तो एग का, बेकिंग सोडा, हैंड सोप, अमोनिया, फिर उसके बाद कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एल्काइंस एंड ब्लीच, तो इन सब का जो पीएच लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन अपन स्केल समझ चुके हैं। इसके हिसाब से ही हम किसी चीज़ को एसिडिक में क्लासीफाई करते हैं या बेसिक में क्लासीफाई करते हैं, ठीक। So let us see what happens when an acidic is mixed with the base. We are going to use indicator you have not used before. It is called the phenolphthalein. अब एक छोटा सा अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं कि phenolphthalein में अगर मैं एसिड कंटेंट को डाल दूं और बेस कंटेंट को डाल दूं तो क्या होगा। तो phenolphthalein is a colorless and weak acid that is commonly used to signify the end point of the titration as an indicator in titration experiments. फिनॉल्फ्थलीन सॉल्यूशन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। तो फिनॉल्फ्थलीन क्या होता है अगर आपसे किसी ने पूछा तो फिनॉल्फ्थलीन के बारे में बता दीजिएगा कि ये एक तरीके का इंडिकेटर है जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, जिसके हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर की है, ठीक है। सो इट इज कलरलेस इन एसिडिक एंड न्यूट्रल इन न्यूट्रल कंडीशन। कलरलेस कब कब होगा? तो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल पीएच क्या वैल्यू होगा? इट रिमेन सेम। अगर आपने एसिडिक डाल दिया तो ये सेम रहेगा, लेकिन अगर आपने बेस डाल दिया तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। खुद कलरलेस होता है फिनॉल्फ्थलीन। तो जब आप उसमें एसिड कंटेंट डालते हो तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होता, और अगर आप उसमें न्यूट्रल कोई चीज़ डालोगे, कोई वाटर मिला दोगे तो भी वो कोई कलर चेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप उसमें बेस मिलाते हो तो वो पिंक कलर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो फिनॉल्फ्थलीन के बारे में अगर कहीं फ्रिंजी ब्लैंक्स आता है कि फिनॉल्फ्थलीन चेंजेस इन पिंक कलर व्हेन वी एडेड व्हाट, तो आप बता दीजिएगा जब आप बेस उसमें ऐड करते हो तो वो पिंक कलर देगा। क्लियर? सो इसके अलावा ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, जैसे अब अपन न्यूट्रलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है, चलिए अब इस बारे में डिस्कस करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत क्यों होती है इस चीज़ को ज़रा जानिए। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कर देना। न्यूट्रल कर देने का मतलब है ना तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक रहे ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक रहे। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हमारी ह्यूमन बॉडी का। तो आप तो जानते ही हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी है तो हमें कई बार एसिडिटी फील होती है। एसिडिटी मतलब थोड़ा सा जलन फील होती है, तो हम बोलते हैं कि हमें एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी हो रही है ये शब्द क्यों बोला जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर उस टाइम पर एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है। तो उस एसिडिक कंटेंट को कम करने के लिए क्या कहा जाता है कि आप पुदीन हरा पीजिए या फिर कुछ ऐसी एसिडिटी के लिए जितने भी ड्रॉप्स होते हैं या मेडिसिन होते हैं हम वो लेते हैं। तो एक्चुअल में उन मेडिसिन या ड्रॉप्स में क्या होता है, बेसिकली वो होते हैं बेसिक नेचर के। किस नेचर के? बेसिक नेचर के। तो जब आप एसिडिटी आपकी बॉडी में बढ़ जाती है और उस बेसिक नेचर के ड्रॉप्स को या लिक्विड को आप पीते हो तो वहाँ पर आपकी बॉडी में रिएक्शन होती है बेस की और एसिड की, और वो दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आपको एसिडिटी फील कम होती है,
ठीक है। इसके अलावा आप और कहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, तो जैसे सॉइल जो होती है हमारी, वो भी कभी कभी ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाती है। ठीक है, एसिडिक हो जाएगी तो उसमें लगने वाला जो प्लांट है वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा और जल जाता है। आपने देखा होगा कि कई बार गार्डनर कहते हैं कि जो प्लांट है वो जल गया है, नहीं लग पा रहा है, तो फिर उसमें सॉइल ट्रीटमेंट किया जाता है, सॉइल का कोई एनालिसिस किया जाता है, तो पता चलता है कि उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है। तो फिर उसमें ऐसे मैन्योर को डालते हैं या फिर अपन उसमें ऐसे चीज़ों को डालते हैं जो कि बेसिक हो, जैसे कि लाइमस्टोन अपन आगे अपन बताएंगे हम आपको। ठीक है, तो उसकी मदद से क्या होता है कि जो सॉइल है उसका एसिड कंटेंट हटाने के लिए भी हम उसमें बेस मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन है वो हमारी एवरीडे लाइफ में कहीं ना कहीं हम करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ एप्लीकेशंस जो है न्यूट्रलाइजेशन के, जिसमें सबसे पहला है टाइट्रेशन मेथड। तो टाइट्रेशन मेथड क्या होती है? एक तरीके की ये केमिकल मेथड होती है जिसकी मदद से हम ये निकालते हैं कि भाई कोई चीज़ आपका कि उसमें कितना कंसंट्रेशन एसिड का है और कितना कंसंट्रेशन बेस का है। द मेथड ऑफ केमिकल टाइट्रेशन इज एम्प्लॉयड टू फाइंड अननोन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस बाय फाइंडिंग देयर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, तो टाइट्रेशन में क्या किया जाता है, बेसिकली हमें कोई सॉल्यूशन दे दिया जाएगा और हम उसमें दूसरे सॉल्यूशन को डालते जाएंगे और ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या है। मतलब हमें जैसे कोई एसिडिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें कितना बेस डालें, तो वो होता है उसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। तो टाइट्रेशन मेथड अपन इसीलिए करते हैं ताकि हमें ये पता चल पाए कि किसी चीज़ को एसिडिक है तो उसको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए, कितना डालना पड़ेगा उसमें बेसिक कंटेंट, या अगर कोई चीज़ बेसिक है तो उसमें कितना हम एसिड कंटेंट डालें ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, टू फाइंड द पॉइंट वेयर द न्यूट्रलाइजेशन हैपन वी यूज अ पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर। और इसके लिए क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए पीएच मीटर या पीएच इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ सिंपल stoichiometric calculation and knowledge of the volume and molarity of unknown quantity, the molarity of unknown particle can be find out। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना डिफिकल्ट है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि भाई बेसिकली हम टाइट्रेशन मेथड में न्यूट्रलाइजेशन को करते हैं ताकि हम ये बता पाएं कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, कोई चीज़ कितनी बेसिक है, और उसको न्यूट्रलाइजेशन करने में हमें कितना दूसरे मटेरियल को उसके अंदर डालना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, जिसके लिए हम लेते हैं इस तरीके के आपके पीएच इंडिकेटर या फिर पीएच मीटर का। देखिए यहाँ पर पीएच इंडिकेटर और पीएच मीटर आप देख सकते हो, सॉल्यूशन में डाल करके हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, उसका पीएच कंटेंट क्या है। ठीक है, तो एसिडिक को नॉर्मल करने के लिए हमारा जो पीएच लेवल है वो कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या फिर जो भी बेसिक है उसका भी पीएच लेवल कितना होना चाहिए, 7, क्योंकि 7 किसका होता है, आपके नॉर्मल पानी का, वाटर का। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर तो पहला आप समझ गए कि टाइट्रेशन मेथड में हम न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किसी भी सॉल्यूशन का न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट क्या है। इसके अलावा ये जो न्यूट्रलाइजेशन मेथड है इसका यूज़ कहाँ होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। वेस्ट वाटर क्या होता है, हमारे घर से निकलने वाला जो गंदा पानी होता है। ठीक है, अब अगर अपन उसको, हमारे घर से निकलने वाला पानी, या फिर आप समझ सकते हैं फैक्ट्री से निकलने वाला पानी, इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी और हॉस्पिटल से निकलने वाला पानी, ये सभी ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है, अब ड्रेन आउट होने के बाद कहाँ जाता है, ये सभी पानी इकट्ठा होता है। ठीक है, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। ये प्लांट क्या होता है, बेसिकली ये उस गंदे पानी को थोड़ा सा साफ कर देता है ताकि क्या कर सके, हम उस पानी को ना हमारे बाकी नदी तालाब में छोड़ सकें, क्योंकि अगर अपन ने डायरेक्टली छोड़ दिया तो उसमें इतने केमिकल्स होते हैं, इतनी सारा एसिडिक कंटेंट या बेसिक कंटेंट होता है कि जिसकी वजह से जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ अगर वो पानी इकट्ठा होता जाएगा तो हमारा इन्वायरमेंट जो है आसपास का वो खराब हो जाएगा, तो जिससे पेड़ पौधे, हम ह्यूमंस, एनिमल्स, सबको नुकसान होता है। ठीक है, तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो भी पानी आता है उसको चेक किया जाता है कि भाई उसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है या बेसिक कंटेंट ज़्यादा है। अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसमें बेस को मिलाते हैं और पानी को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसी तरीके से बेसिक कंटेंट ज़्यादा है तो फिर एसिडिक कंटेंट मिलाएंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। बेसिकली एसिडिक कंटेंट ज़्यादा होते हैं उन्हीं को ही न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, ताकि ये जो एसिडिक कंटेंट का पानी है वो डायरेक्टली आप वाटर बॉडीज़ में ना छोड़ें। वाटर बॉडीज समझ में आता है
ना, नदी, तालाब, इन सबको वाटर बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो इन वाटर बॉडीज में अगर डायरेक्टली आपने इस तरीके के गंदे पानी को छोड़ दिया तो क्या होगा, एक्वेटिक एनिमल्स को नुकसान होगा, वो पानी आपकी नदी तालाब को गंदा कर देगा, और अगर वो पानी आपके घर में आता है तो आपको भी कई तरीके के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी न्यूट्रलाइजेशन किया जाता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द वेस्ट दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडस्ट्रियल effluents have their fair share of toxicity which will be harmful to our environment। ठीक है, अब आप सिंपल सा इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी वेस्ट वाटर इंडस्ट्रीज से आता है उसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। दस वी नीड टू न्यूट्रलाइज देयर टॉक्सिसिटी बिफोर दे कैन बी थ्रोन आउट। तो हमें क्या करना ज़रूरी है कि उसकी जो टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिसिटी मतलब कि एसिडिक कंटेंट उसके अंदर जितना ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है, इससे पहले कि हम उसको किसी नॉर्मल वाटर बॉडी के अंदर डालें। बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन डिफरेंट केमिकल्स आर यूज। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग केमिकल्स का यूज़ करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो टॉक्सिसिटी है पानी की उसको कम करने के लिए कुछ जो सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, जो कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं, उसका नाम याद रखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर हम हाई टॉक्सिक पानी में डालते हैं तो फिर वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर अपन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में न्यूट्रलाइजेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा नैनो मटेरियल सिंथेसिस टू फैसिलिटेट द केमिकल रिडक्शन ऑफ मेटल प्रेस्क्योर्स द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज यूज। अब देखिए, बेसिकली नैनो मटेरियल सिंथेसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का करते हैं यूज़। अब ये जो न्यूट्रलाइजेशन की जब रिएक्शन होती है तो इस टाइम पर प्रोड्यूस होती है हीट। ठीक है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। और उस हीट का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, केमिकल रिडक्शन ऑफ मेटल प्रीकॉर्सेस। ठीक है, प्रीकॉर्सेस का मतलब क्या होता है, मेटल प्रीकॉर्सेस जो भी आपके मेटल बॉडी होती है उसमें लगे हुए केमिकल के रिडक्शन के लिए हम यूटिलाइजेशन रिएक्शन से प्रोड्यूस होने वाली हीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कहाँ न्यूट्रलाइजेशन यूज होता है, तो मैंने आपको बताया इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो व्हेन फूड इज मूव्ड बिटवीन आवर स्टमक एंड इंटेस्टाइन द फूड नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज, बट फॉर न्यूट्रिशन टू बी absorbed through the intestine walls an alkaline environment is required and acidic bicarbonate is produced to create this favorable condition। ठीक है, अब आप ये भी बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में जब हम फूड को खाते हैं तो फूड को डाइजेस्ट होने के लिए कई तरीके के एसिड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, इसके अलावा ये तो पहला पॉइंट हुआ। इसके अलावा जब हमारी बॉडी में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी हम ऐसे सॉल्यूशंस को या ऐसे लिक्विड को पीते हैं जो कि बेसिक फॉर्म में हो, ताकि उनका दोनों का रिएक्शन हो, वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें एसिडिटी से राहत मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोलिंग सॉइल पीएच, तो ये मैं अभी आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि कभी कभी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है कि उसके सॉइल के अच्छी तरीके से एनालिसिस किया जाए कि वो सॉइल एसिडिक तो नहीं है। ठीक है, तो उस अगर एसिडिक होती है तो उस कंडीशन में हमें कुछ कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है, जैसे फॉर ऑप्टिमल प्लांट ग्रोथ इन एनी सॉइल देयर आर सर्टेन कंडीशन विच आर रिक्वायर्ड। सम एग्जांपल ऑफ मटेरियल मिक्सड इन द सॉइल टू न्यूट्रलाइज इट फ्रॉम द एसिडिटी। जैसे कभी कभी अगर सॉइल में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाता है तो एसिडिक कंटेंट को सही करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं, इसका यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये कैसे होते हैं, ये सभी बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, बेसिक नेचर के कारण जब सॉइल जिसमें एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया है, इसको मिला देने से वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपके प्लांट जो है प्रॉपर तरीके से उसमें ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो थी कुछ एप्लीकेशंस किसके, हमारे न्यूट्रलाइजेशन के। ठीक है, अब न्यूट्रलाइजेशन ये तो हम करते हैं, अब हमारे एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन की ज़रूरत होती है, तो इन डाइजेशन आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड
बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज द इनडाइजेशन। जैसे अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब एसिडिटी बढ़ती है तो वो किसके कारण बढ़ती है, इनडाइजेशन के कारण। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, टू रिलीव इनडाइजेशन वी टेक एन एंटी एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो हमारे जो लिक्विड कंटेंट होता है उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, जो भी चीज़ जैसे आप जेलोसील वगैरह पीते हो तो उसके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेंट होता है, जिसकी वजह से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज अगेन बेसिक इन नेचर। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, और ये किसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एक्सेसिव एसिड को। याद रखिएगा, ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इनडाइजेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है, इनडाइजेशन मतलब एसिड का ज़्यादा क्रिएट होना। उस एसिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हम अगर पी लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर जितना एसिड कंटेंट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंट बाइट। एंट बाइट क्या होता है, जब चींटी आपको काट ले। ठीक है, तो व्हेन एन ant bites, it injects the acidic liquid, जिसको हम बोलते हैं formic acid into the skin। ठीक है, अब आपको कभी ना कभी तो चींटी काटी होगी, तो वेल जब चींटी काट लेती है तो आपको क्या लगता है, आसपास जलन सी महसूस होती है। तो वो क्यों होती है जलन, इसलिए वो इचिंग होती है, जलन होती है, क्योंकि चींटी में एक तरीके का एसिड होता है जो हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन पे जाएगा तो हमें जलन होती है। अब अगर एसिड चला गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अगर हम थोड़ा सा गीला बेकिंग सोडा उस जगह पर रब कर लेंगे तो क्या होगा, जो चीज़ आपको चींटी ने जैसे काटा हुआ है तो वो एसिडिक कंटेंट बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपकी इचिंग कम हो जाएगी। तो बेसिकली बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन, या इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, कैलेमाइन सॉल्यूशन का यूज कर सकते हो, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो एवरीडे लाइफ में इंडाइजेशन आपने पढ़ा, एंट बाइट पढ़ा। तो एंट बाइट में क्या होता है भाई, जब वो चींटी काटेगी तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज कर देती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से रिलीफ पाना है तो क्या यूज करोगे, मॉइस्ट बेकिंग सोडा, जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हो, या फिर कैलेमाइन सॉल्यूशन का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बेसिक नेचर के हैं। जब बेसिक नेचर एसिडिक के साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मिक्स होकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आपको जलन नहीं होगी। तो वेल ये सभी तो आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन कौन से हमारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन का यूज होता है। तो अभी जितने भी मैं बता रही हूँ, कुछ तो हमने ऐसे देखे जिसको हम करते हैं, ठीक है, जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, सॉइल में हो गया, और कुछ जो है वो ऑटोमेटिकली हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे इनडाइजेशन के टाइम पर, एंट बाइट के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें ना याद रखते चलिए, क्योंकि कभी कभी अगर चींटी काट ले, तो अगर किसी छोटे बच्चे को काट लिया तो वो बहुत तेज़ी से रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो आपको तुरंत आइडिया बता ही दिया है मैंने, मॉइस्ट बेकिंग सोडा लेके आइए और उसको रब कर दीजिए ताकि उसको थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ठीक है, तो वेल सॉइल ट्रीटमेंट के लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं कि सॉइल ट्रीटमेंट में भी हमारी एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। अब आजकल क्या होता है कि भाई फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है, प्लांट में अगर कुछ किसी तरीके की बीमारी हो गई तो उसके इलाज के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए उस पर फर्टिलाइज़र डालेंगे, या तो प्रॉपर ग्रोथ हो जाए। अब आज के टाइम पर क्या है कि हर जो सब्जी है, हर वेजिटेबल जो है आपको हर सीज़न में मिलता है, तो उसके हर सीज़न में मिलने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसमें कुछ चीज़ डालनी पड़ती है। जब ये सारे फर्टिलाइजर्स का आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, सॉइल जो है वो थोड़ी ख़राब होना शुरू हो जाती है। सॉइल कब ख़राब होती है, जब वो थोड़ी ज़्यादा एसिडिक कंटेंट की हो जाए। ठीक है, तो एसिडिक कंटेंट वाली सॉइल में फिर प्लांट जो है वो आसानी से ग्रो नहीं कर पाते। तो प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और टू बेसिक। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो भी प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो नहीं करेगा, ना ही बहुत ज़्यादा बेसिक होने पे। तो इसलिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है कि हम सॉइल के साथ में क्या कर सके, हम सॉइल में
प्रॉपर तरीके से न्यूट्रलाइजेशन करें। अगर एसिडिक हो गई है तो हम पढ़ चुके हैं कि हमें क्या यूज़ करना है, हम उसमें क्विक लाइम या फिर स्लैग्ड लाइम का यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बेसिक नेचर की हो गई तो उस केस में क्या करेंगे, तो फिर हम उसमें डालेंगे कंपोसाइट मटेरियल, क्योंकि जो कंपोसाइट्स होते हैं, जो मैन्योर होता है बेसिकली, वो एक नेचुरल एसिड प्रोड्यूस करता है सॉइल के अच्छे के लिए, मतलब सॉइल की ज़रूरत के हिसाब से। तो जब बेसिक अगर नेचर की ज़्यादा हो गई है तो फिर हम उसमें कंपोसाइट मटेरियल को डालेंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स को डालेंगे, ताकि ये बेसिक के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए और आपकी सॉइल नॉर्मल रहे। ठीक है, तो ये ज़रूरी पॉइंट्स याद रखिएगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक। Plant do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. When the soil is too acidic, it is treated with bases like quick lime. ये सब जो मैं लाइन अंडरलाइन करती हूँ ना, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो क्विक लाइम और स्लैक लाइम, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करें। इफ द सॉइल इज टू बेसिक, अगर बेसिक हो चुकी है तो ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम कॉम्पोसाइड कहते हैं या कंपोस्ट कहते हैं, इज एडेड टू इट। ठीक है, उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कंपोस्ट को। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या करते हैं, यही ऑर्गेनिक मैटर जो है एक तरीके का नेचुरल एसिड रिलीज करते हैं, जो कि इस बेसिक सॉइल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन जो है ये हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैक्ट्री वेस्ट में, क्योंकि फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो कैसे नेचर का हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होगा, हाईली एसिडिक भी हो सकता है, हाईली बेसिक भी हो सकता है। तो इसे नॉर्मल हम वाटर बॉडी में छोड़ें या वाटर बॉडीज में इसको अगर आप ड्रॉप कर रहे हो डायरेक्टली, तो उससे पहले इनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज, द एसिड विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। अगर डायरेक्टली छोड़ दिया तो क्या होगा, फिश को ये ख़त्म कर सकता है और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, सो द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो इसीलिए फैक्ट्री के जितने भी वेस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? सो अब अपन ने जो भी चीज़ पढ़ी हुई है फटाफट से उसका एक रिकैप ले लेते हैं ना। यहाँ तक तो हमें न्यूट्रलाइजेशन समझ में आ गया। अब इस पूरे चैप्टर का हमने रिवीजन देख लिया है, हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सीखना थे, हम सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, अब मैंने क्या क्या वीडियो में कवर कर लिया है इसको एक क्विक रिकैप से मैं आपको बता देती हूँ। सो एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, जैसे हम पढ़े थे कि एसिड्स टेस्ट में सॉर होते हैं। जनरली बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच। याद रखने के लिए ये पॉइंट लिखा गया है कि एसिड्स के लिए आप याद रख सकते हैं कि जो खाने में आपको सॉर लगे, जो बेसिस जो कि आप जब आप उसको टेस्ट करते हो तो वो आपको बिटर लगे और छूने में सोपी लगे। एसिड्स जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं और बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कर देंगे। ठीक है, सब्सटेंसेस विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड द न्यूट्रल। और न्यूट्रल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो कि ना तो बेसिक नेचर के हैं ना एसिडिक नेचर के हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पानी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड द इंडिकेटर्स। फिर हमने इंडिकेटर्स के बारे में आपको बताया। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस जो कि आपको ये बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, उसे अपन इंडिकेटर कहते हैं। एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म अ सॉल्ट। अ सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। जब एसिड और बेस को आप मिलाते हो तो उसके मिलने से पानी और सॉल्ट निकलता है। ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक का भी हो सकता है या न्यूट्रल नेचर का भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि कितना एसिडिक कंटेंट उस सॉल्ट के अंदर आया है या कितना बेसिक कंटेंट उस सॉल्ट के अंदर आया है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी आसान है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ही हमें याद करनी है और हम पूरे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा इस पूरे कंप्लीट वीडियो को बिफोर योर 1 डे ऑफ एग्जाम। बट आप उसको पहले भी देख सकते हैं, जैसे अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि भाई चैप्टर में क्या क्या था, तो फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिए, फिर सॉल्यूशन सॉल्व करिए, तो आपको सॉल्यूशन याद रहेगा काफ़ी लंबे समय तक।
तो इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट रिवीजन वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वो देख सकते हैं बाय www.magnetbrains.com। करना क्या है आपको, जैसे आप क्लास सेलेक्ट करके सारे चैप्टर का डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसी तरीके से वन शॉट रिविजन्स भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। वन शॉट रिविजन सारे चैप्टर्स के हैं, आप बस जाइए वहाँ देखिए। तो आप जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड का अगर पढ़ना चाहते हैं, फोर्थ का पढ़ना चाहते हैं, तो सारे रिवीजन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप जाइए, चेक करिए और पढ़िए, अच्छे नंबर लेकर आइए। जब आप वीडियो देखते हैं और आपको अगर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए और इसे शेयर करिए अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, ताकि वो भी अच्छे नंबरों से पास हो सके। साथ ही साथ इसे उनके साथ भी शेयर करिए जो आपसे शायद थोड़ी छोटी या बड़ी क्लास में है, क्योंकि हमारे पास 100% फ्री क्लासेस है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। ओके, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।